पे फोकस करते हैं और कॉर्पोरेट स्कैन में हमारे साथ एकम ड्रग्स की मैनेजमेंट जुड़ी है। हमारे साथ श्री संदीप जैन एमडी एकम ड्रग्स के और सुमित सूद सीएफओ जुड़ चुके हैं। इस बार के नंबर्स में अगर आप देखेंगे मेजर टर्नओवर था, लगभग Q1 में कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है, आय में करीब 5% ज़्यादा की ग्रोथ रही और मार्जिन्स 12.6% की ट्रैजेक्टरी में रहे। बातचीत करते हैं इस नंबर्स को लेकर। आप सभी का इस कार्यक्रम में सब स्वागत है। नमस्कार सर आपको। पहले संदीप जी मैं आपके पास आऊँगा। मेरे पास ये डिजिट्स हैं कंपैरिजन, हालांकि मेरे पास सीक्वेंशियल बेसिस पे है, बट स्टिल ये जो 12.6% की मार्जिन्स ट्रैजेक्टरी है सर, एक तो ये इस क्वार्टर में ये तब्दीली, ये टर्न अराउंड हुआ कैसे, और ये जो 12.6% की जो मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी है, क्या ये सस्टेनेबल है यहाँ से आगे चलते हुए? ये हम ग्रोथ जो कर रहे हैं, या ईयर ऑन ईयर भी अगर हम देखेंगे अपने कैगर को, तो 15% के आसपास हमारा सीडीएमओ बिजनेस चलता है और बाकी बिजनेस को क्लब टुगेदर करते हैं तो यही हमारा चलता है। लेकिन क्या था कि पहले हमारे पास एक पुट ऑप्शन होने की वजह से वो पिछले क्वार्टर में जब हम देखेंगे Q1 24 को, तो वो एक पुट ऑप्शन होती थी जिसकी वजह से हमको एडजस्टेड एबिटा दिखाना पड़ता था। अदरवाइज ये सस्टेनेबल ही है और हम काफी वर्षों से इसी तरह से करते आ रहे हैं। नहीं, मैं एग्जैक्टली अपने व्यूअर्स के लिए सर आपसे यही समझना चाहूँगा, ये पुट ऑप्शन का जो आपने जिक्र किया, एग्जैक्टली ये है क्या और कैसे इसने आई थिंक इम्पैक्ट किया, थोड़ा सा इसको समझाइए। ये सुमित जी बताएंगे। तो जब हमने इन्वेस्टर के साथ हमारा एग्रीमेंट किया था, राइट, सो उस एग्रीमेंट में एक बायबैक क्लॉज होता है। उसका मतलब ये होता है कि जनरली इन्वेस्टर आईपीओ के रूट से बाहर जाते हैं, अगर आईपीओ ना हो पाए तो सेकेंडरी होता है या बायबैक होता है। तो बायबैक के कारण एक अकाउंटिंग एंट्री क्रिएट होती है जो बुक्स में एक डेट दिखाती है कि भाई अगर खोडरिया को हमने रीपे करना है तो कंपनी कैसे उसको रीपे करेगी। तो उसके लिए एक डिस्काउंटेड कैश फ्लो का फॉर्मूला होता है। उसके बेसिस पे जैसे संदीप जी ने समझाया कि पिछले क्वार्टर्स में और पिछले सालों में ये लायबिलिटी हम लोग दिखा रहे थे। 29 मई को ये लायबिलिटी परमानेंटली शेयर होल्डर एग्रीमेंट के माध्यम से हट गई थी और पोस्ट लिस्टिंग वैसे भी कोई स्पेशल राइट्स नहीं रहते। तो हमारा एबिटा, एडजस्टेड एबिटा, जो पिछली बार 108 था, अगर हम ट्रू सेंस में देखें तो अब वो 130 करोड़ है। तो जैसे संदीप जी बता रहे थे कि हमारे मार्जिन्स जो हैं हैव बीन कांस्टेंट, बट उसके लिए हमको ये एडजस्टेड एंट्री जो है, जो फेयर मार्केट वैल्यू चेंज है, जो जून 29 मई को 1361 करोड़ रुपए बन गई थी नेटवर्थ में, अब वो ऐड हो गई है तो हमारी नेटवर्थ अब 2000 से ऊपर चली गई है। तो आई थिंक कंपनी हैज बीन परफॉर्मिंग, कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। ये अकाउंटिंग एंट्री थी जिसके कारण थोड़ा सा रिजल्ट्स डिफरेंट दिखते हैं, बट आगे से ये रिजल्ट्स बिल्कुल क्लियर रहेंगे। ओके, चलिए, तो मैंने इस पुट ऑप्शन का आई थिंक जो तथ्य था वो समझ लिया थोड़ा सा यहाँ पे, और आई होप व्यूअर्स ने भी समझ लिया होगा। संदीप जी मैं आपके पास फिर आऊँगा और स्पेशली सीडीएमओ सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे ग्रोथ और डिमांड दोनों आपको कैसी दिखाई दे रही है, और अगले 1-2 क्वार्टर्स के लिए आपका सीडीएमओ सेगमेंट में क्या मतलब ग्रोथ प्रोजेक्शंस है? अभी हमने एक नया प्लांट भी चालू किया है इंजेक्टेबल्स का, जिससे अभी पूरा लिवरेज करना बाकी है, जो हमने अभी 22 अगस्त को ही चालू किया है और वो एक अच्छा खासा प्लांट है। दूसरा, हमने अभी बद्दी के अंदर जो प्रोडक्शन शुरू किया है उसको भी अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन उसकी कैपेसिटीज़ काफ़ी हैं। तो उस तरह से देखें, प्लस हमारी खुद की कैपेसिटीज़ भी काफ़ी अभी स्पेयर हैं हमारे पास, प्लस मार्केट इवॉल्व हो रही है और काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि पास में हमने अराउंड 15% CAGR सीडीएमओ बिजनेस पे किया है और हम उसी प्रकार से प्रयासरत हैं कि हम उसको भी आगे भी मेंटेन करें। ओके, अच्छा, ये जो ब्रांडेड फॉर्मुलेशन सेगमेंट है सर, एग्जैक्टली सुमित जी मैं आपसे जानना चाहूँगा इसको, यहाँ पे एबिटा बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, एग्जैक्टली इसके पीछे कारण क्या रहा है? फॉर्मुलेशन बिजनेस का पूछ रहे हैं आप? जी हाँ। संदीप जी शायद कुछ बोल रहे हैं। संदीप जी आप कुछ बोल रहे हैं? संदीप जी आप इसका उत्तर दे सकते हैं प्लीज। मैं करता हूँ। हमारे इस बिजनेस में 3 सेगमेंट है, जो कि एक मार्केटिंग बिजनेस है जो कि हमेशा से प्रॉफिट में रहा, लेकिन हमारे पास जो ट्रेड जेनरिक था उसमें थोड़े से लॉसेस थे। तो हमने प्लान किया और उसके ऊपर उस बिजनेस को काफी कंट्रोल किया जिससे कि वो लॉसेस को हम कम कर पाए।
तो अदरवाइज बाकी प्रॉफिट में ही चल रहा था। ये लॉसेस को कम करने से हम इस बिजनेस को और अच्छे से कर पाएंगे आने वाले समय में, और अच्छे की संभावनाएं इसमें बनती। अच्छा संदीप जी, थोड़ा सा बातें हैं कुछ और। आपने फैक्ट्स पे, आपने इस बार अपना जो डेट है वो रिड्यूस करके, कल नेट डेट रिड्यूस बाय 200 करोड़, तो 212 करोड़ रुपए। तो अप्रॉक्सीमेटली आपकी ईयरली जो डेट कॉस्ट है वो कितनी कम हो गई? और एक और आई थिंक मैं इसमें जो एक प्रश्न और जोड़ रहा हूँ, ये एपीआई सेगमेंट में जो आप लोग ब्रेक इवन है वो कब तक हो सकते हैं, इस पर आपकी टिप्पणी? ये डेट के अंदर हमने जो 200 करोड़ के आसपास जो डेट कम किया है, ये बिजनेस एफिशिएंसी को लाके किया है, इन्वेंट्री कंट्रोल, कैश फ्लो के हिसाब से किया है इसको, प्लस प्लस जो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी थी उसकी वजह से हुआ है। अभी आईपीओ का कैश जो है वो अभी अगले साल, अभी इस क्वार्टर में नहीं था, वो आगे आने वाले समय में आएगा। और एपीआई के अंदर हमने पहले जो लॉस था हमारा, लगभग 23% के आसपास एबिट लॉस पे थे हम, जो अब हम 17% पे आ गए, और हम उसके अंदर जो एफिशिएंसी बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हम बहुत ही नए हैं इस बिजनेस में, तो इसकी वजह से हमको एफिशिएंसी बिल्ड करने में जो समय लगा, तो मैं समझता हूँ कि जो प्लान है, जिस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं कि हम इसी ईयर कैलेंडर, इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर इसको आने, या एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द नेक्स्ट ईयर में हम प्रॉफिट में या फिर हम ब्रेक इवन में माने इसको, इस प्रकार से प्लान पे हम काम कर रहे हैं। थोड़ा सा संदीप जी, मैं आपकी टिप्पणी ये भी चाहूँगा कि कैपेक्स प्लान क्या है, और कितनी फैसिलिटीज़ मतलब बाय द एंड ऑफ दिस फिस्कल, आई मीन कैपेसिटी क्या होगी आपकी? अभी हमारे पास 4950 करोड़ के आसपास की कैपेसिटी है, विच इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री, और वो अपने आप में काफ़ी लार्ज है। इवन नेक्स्ट 3 कंपटीटर्स को जोड़ ले तो भी उससे ज़्यादा है, और उससे डबल है बल्कि। तो कैपेसिटी वाइज हमारा कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। स्टिल हमारी बद्दी प्लांट की कैपेसिटी अभी इसमें एनहांस होनी बाकी है, प्लस जो इंजेक्टेबल प्लांट अभी हमने चालू किया उसको लिवरेज करना बाकी है कैपेसिटीज़ की, अगर हम बात करें तो इस तरह से आप इसको देखें। और बाकी लेकिन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से देखें तो हमने दो दिन पहले हमारी बोर्ड मीटिंग हुई है, तो उसमें हमने एक प्लान किया है कि हम जम्मू एंड कश्मीर में जाएंगे, और जम्मू एंड कश्मीर में लगभग 250 करोड़ के आसपास हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने अपना काम शुरू किया हुआ है, तो उसको बहुत जल्दी ही कुछ समय लगेगा, उसके बाद हम लेके आएंगे। लेकिन इस फिस्कल ईयर में उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, अदर देन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बाकी हमारी एक वर्किंग जो कैपिटल होती है, जो कि मेंटेनेंस कैपेक्स कहते हैं, वो हमारा रेगुलर कैपेक्स चलता है, उसके अलावा कोई नया कैपेक्स नहीं है। ओके संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए करंट क्वार्टर के नंबर्स पे और आने वाले क्वार्टर्स को लेकर आपने टिप्पणी करी। बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्वार्टर। एक बार जरा अकुम ड्रग्स स्क्रीन पे लेके आइएगा, जरा प्राइस को थोड़ा सा रीड करने की कोशिश करते हैं। करीब करीब 900 रुपये 85 पैसे पे आई थिंक इसने एक स्विंग हाई क्रिएट किया था 20 अगस्त को, लगभग 1184 रुपये का, तो वहाँ से एक डिसेंट रिट्रेसमेंट है। शरद जी, आप ट्रैक करते हैं आपकी टिप्पणी, रिसेंट लिस्टिंग है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव, उसके बाद 300 रुपये का रिट्रेसमेंट, आपका व्यू अकुम पर? देखिए, हमने तो नोट भी निकाला था और हमारा ये मानना था कि वन ऑफ द बेटर रीसेंट आईपीओस था ये कंपनी का। वन टाइम इफेक्ट की वजह से शायद क्वार्टरली नंबर्स के बेसिस पे लोगों को उतना समझ में नहीं आया, लेकिन पोस्ट लिस्टिंग काफी बढ़िया रिसेप्शन मिला है, रीसेंट क्वार्टर के नंबर्स भी ठीक ठाक आए हैं। अभी भी आप अगर देखें तो एक तो साइज एडवांटेज है कंपनी के पास, प्लस अभी भी यूटिलाइजेशन 40-50% के आसपास ही हैं, तो वहां से भी ग्रोथ आने की गुंजाइश है। प्लस जो कैपेक्स कंक्लूड होना है और जो इन्होंने पिछले कुछ समय में किया है उसका भी असर नंबर्स में दिखना चाहिए। तो ग्रोथ काफी रोबस्ट रह सकती है, बट अब ये प्राइस पे फ्लिप साइड ये है कि शायद वैल्यूएशंस थोड़ी सी स्ट्रेच्ड हो गई हैं, तो एक दो क्वार्टर और देखते हैं कि कैसे नंबर्स आते हैं, बट अब ये भाव पे लगता है कि फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड है। बट वन ऑफ द बेटर कंपनीज है, और जिस तरीके का सीडीएमओ में इनकी प्रेजेंस है, सब है, मुझे लगता है, और जैसा कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी काफी अंडर यूटिलाइज्ड है, जैसे जैसे वो रैंप अप प्ले करता है, मुझे लगता है स्कोप काफी बढ़िया है कंपनी के लिए लॉन्ग टर्म में। बट हो सकता है साल डेढ़ साल के हिसाब से फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड हो 900,000 रुपए के आसपास। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी